नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले देखिएगा, गीता प्रेस को सम्मान से परेशान कांग्रेस ने गीता प्रेस की तुलना गोडसे से क्यों की। इसके लिए आज हम 1926 से 1948 तक लगातार गीता प्रेस फाइल्स के ऐसे पन्ने खोलेंगे जो पूरे देश को ध्यान से देखने चाहिए। अर्ध सत्य कितना खतरनाक होता है, आज आप ये जान जाएंगे। आदि पुरुष वाली आग और भड़क गई। मुंबई से लखनऊ तक फिल्म का जोरदार विरोध हो रहा है। इस गुस्से को देखते हुए फिल्म में कई विवादित डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, जो उन्हें मिल गई। वैसे बेतुके संवाद लिखकर सुरक्षा हासिल करने वाले मनोज मुंतशिर शायद पहले डायलॉग राइटर होंगे। फिर आपको दिखाएंगे अमेरिका में प्रधानमंत्री का क्रेज देखकर पाकिस्तान कैसे जल भुन रहा है। ये जलन पाकिस्तान में हो रही डिबेट्स में महसूस की जा सकती है। इन डिबेट्स में ईर्ष्या का धुआं है। फिर उन पत्थरबाजों की बात जिनकी आंखों में भारत का विकास चुभता है। ऐसे ही पत्थरबाजों ने दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को निशाना बनाया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए। आज कट्टरपंथी गैंग को भी देखिएगा। आरोप है कि भोपाल में एक शख्स के गले में पट्टा डालकर उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद शिवराज सरकार ने एक्शन लिया और आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। एनएसए भी लगाया जाएगा। जरूरी जानकारी यह कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे के बाद मिस्र जाएंगे, जहां वो 11वीं सदी की ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का भी दौरा करेंगे और उन शहीद हिंदुस्तानी फौजियों को श्रद्धांजलि देंगे जो पहले विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बड़ी खबर कनाडा से भी, जहां खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसे भारत सरकार ने डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित किया था। हाल ही में भारत सरकार ने 41 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें हरदीप निज्जर का नाम भी था। और सत्ता में आज सबसे पहले सनातन परंपरा की उस लाइब्रेरी की बात जिसे आप गीता प्रेस के नाम से जानते हैं। हमारे बहुत न्यूज मित्र ऐसे होंगे जो अक्सर रामचरितमानस, भगवत गीता या हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। देश में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके घर में ये धार्मिक किताबें पूजा की सामग्री के साथ रहती हैं। और आप चेक कीजिएगा, इन किताबों पर नीचे 2 शब्द लिखे होंगे, गीता प्रेस गोरखपुर। सनातन धर्म की संस्कृति, संस्कारों और जीवन की आचार संहिताओं का प्रसार करने वाली इसी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया तो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में कुछ लोगों ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने राजनीतिक हमले शुरू कर दिए तो बीजेपी भी अपने तर्कों के साथ टक्कर लेने के लिए मैदान में आ गई। इस मामले में ऐतिहासिक कंफ्यूजन फैला हुआ है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के घर घर में लिए जाने वाले नाम गीता प्रेस पर छींटाकशी हो रही है। हमने सत्ता में गीता प्रेस पर 3 कुंजियां तैयार की हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको गीता प्रेस पर हंगामेदार डिबेट्स और लंबे चौड़े विश्लेषण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्ता की पहली कुंजी में हम आपको बताएंगे आखिर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने से कांग्रेस के दिलो दिमाग में दर्द क्यों उठा, उसके ऐतराज और हकीकत पर हमने आज रिसर्च की है। दूसरी कुंजी में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गीता प्रेस को सनातन परंपराओं की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है और गीता प्रेस के लिए जन जन के मन में कितना सम्मान है। और तीसरी कुंजी में आज हम आदि पुरुष के निर्देशक और लेखक को गीता प्रेस का छोटा सा स्टडी टूर भी कराएंगे और बताएंगे कि उन्हें आस्था के इस केंद्र से क्या सीखना चाहिए। इसकी शुरुआत सत्ता की पहली फास्ट फॉरवर्ड कुंजी के साथ, जिसमें गीता प्रेस को सम्मान देने पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने के तीर चलाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई केंद्र सरकार के एक फैसले से, जिसमें उसने गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से लिया और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गीता प्रेस को इस सम्मान के लिए बधाई भी दी।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी गीता प्रेस को दिए गए इस सम्मान को लेकर ट्वीट किया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के नेता ने गीता प्रेस को लेकर जो कुछ कहा, सियासत के सेंसेक्स में गीता प्रेस का नाम टॉप ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस और गांधी जी के संबंधों पर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना सावरकर और गोडसे से कर डाली और लिखा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया जा रहा है, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने 2015 में इस संस्थान की एक बहुत अच्छी जीवनी लिखी है। इसमें उन्होंने इस संस्थान के महात्मा के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ लड़ी गई लड़ाइयों का खुलासा किया गया है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है, ये कहा गया जयराम रमेश की तरफ से। अब हम आपको बताते हैं कि गीता प्रेस को सम्मान के ऐलान पर कांग्रेस परेशान क्यों है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में अक्षय मुकुल की जिस किताब का जिक्र किया है, आज हमने आपके लिए उस पर रिसर्च की। इस किताब का नाम है गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, जिसे अक्षय मुकुल ने 2015 में लिखा था। इसी किताब के उन तथ्यों को हम आपके सामने रखते हैं जिसमें गांधी जी और गीता प्रेस के बारे में लिखा गया है। अक्षय मुकुल ने लिखा, गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार 1926 में उद्योगपति जमनालाल बजाज के साथ महात्मा गांधी के पास गए। वो कल्याण पत्रिका के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें दो बातें कही, एक विज्ञापन मत प्रकाशित करना, दूसरी पुस्तक समीक्षा कभी मत छापना। पोद्दार ने यह सलाह मान ली और इस संकल्प को आज भी गीता प्रेस पूरी करती है, क्योंकि आज भी कल्याण और कल्याण कल्पत्रु में ना तो विज्ञापन छापा जाता है और ना ही कोई पुस्तक समीक्षा छापी जाती है। शुरुआत में हनुमान प्रसाद पोद्दार के महात्मा गांधी के साथ संबंध मधुर थे, लेकिन धीरे धीरे मतभेद सामने आए। हालांकि मनभेद नहीं हुआ, इसका जिक्र भी अक्षय मुकुल ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने लिखा, गीता प्रेस और महात्मा के रिश्तों में खटास तब आने लगी जब जाति और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर गहरे मतभेद उभरे। इनमें मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का मामला भी था और पूना पैक्ट भी। गांधी ने छुआछूत पर पोद्दार का नजरिया बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। गांधी जी के खिलाफ पोद्दार की तीखी बातें कल्याण पत्रिका में 1948 तक छापी जाती रहीं। अक्षय मुकुल की जिस किताब का जिक्र कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में किया है, उसमें गीता प्रेस और गांधी जी की हत्या पर लिखे गए तथ्यों पर विवाद भी रहा है, जिसे कई शोधार्थी अर्ध सत्य बताते हैं और कहते हैं कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है। हम आपके सामने दोनों पक्ष रख रहे हैं, इसमें किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने का आग्रह नहीं है। अक्षय मुकुल की किताब में यह दावा किया गया है कि 1948 में गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में 25,000 से ज्यादा लोगों के गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुए, जिनमें पोद्दार और उनके गुरु जय दयाल गोविंदका का नाम भी था। किताब में दावा किया गया है कि जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद गीता प्रेस ने सोची समझी चुप्पी साध ली। जिस व्यक्ति के लेख और आशीर्वाद कभी कल्याण पत्रिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उनके बारे में अप्रैल 1948 तक इस पत्रिका ने एक शब्द भी नहीं लिखा। किताब में एक जगह पर गीता प्रेस को हिंदू राष्ट्रवाद के रंगमंच में एक खिलाड़ी बताया गया है, लेकिन अक्षय मुकुल के इस दावे के विरोध में कुछ शोधार्थियों के तर्क भी हैं और इस पर बहस लगातार जारी है। कुछ शोधार्थियों का यह दावा है कि महात्मा गांधी की हत्या के दिन शाम तक कल्याण की अधिकांश प्रतियां भेजी जा चुकी थी। बाकी जो प्रतियां बची थीं, उनकी शुरुआत में ही महात्मा गांधी के बारे में 3 पन्ने चिपकाकर उन्हें पाठकों के पास भेज दिया गया था। इन 3 पन्नों में से पहले पन्ने पर बापू की तस्वीर थी। हम फिलहाल इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर सकते। अब अक्षय मुकुल के दावों और उनकी किताब को अंतिम सत्य माना जाए या शोधार्थियों की आपत्तियों को भी शामिल किया जाए, यह बड़ा सवाल है। इसके लिए और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन एक सवाल यह बनता है
कि किताबों में जिन बातों का जिक्र किया गया है, क्या वो ये साबित करने के लिए काफी है कि गीता प्रेस, उसके संपादक और महात्मा गांधी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार का भले ही कुछ बिंदुओं पर गांधी जी के विचारों से विरोधाभास रहा हो, लेकिन वो हमेशा गांधी जी को एक आदर्श पुरुष के तौर पर देखते थे और इस बात का जिक्र भी खुद अक्षय मुकुल ने अपनी किताब में किया है। यानी दोनों तरह के तथ्य मौजूद हैं। अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया के मुताबिक भले ही हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण में गांधी का विरोध किया, लेकिन निजी स्तर पर वो उनका सम्मान करते थे। अपने मित्र प्रभाशंकर गुप्त को सन 1932 में लिखे एक पत्र में पोद्दार ने कहा, क्या कहा देखिए, महात्मा गांधी जी को मैं अवश्य ही भारतीय भेष में पाश्चात्य संत मानता हूं। महात्मा जी के बहुत से विचार मेरी समझ में नहीं जचते, मैं उन्हें नहीं मानता। यानी गांधी जी के विचारों से पोद्दार सहमत नहीं दिख रहे। लेकिन एक दूसरे संदर्भ में गोरखपुर से हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उद्योगपति जमनालाल बजाज को लिखा, हालांकि महात्मा गांधी जी के बहुत से विचार और कार्य समझ में नहीं आते, बल्कि बहुत जगह तो प्रत्यक्ष ही मन का प्रबल विरोध दिखाई पड़ता है। तदापि बापू तो सदा बापू ही हैं। महात्मा गांधी के विचारों से बापू की भक्ति का क्या संबंध? अक्षय मुकुल की किताब में यह भी लिखा है कि मुंबई में पोद्दार और गांधी के संबंध पूरी तरह से निजी स्तरों पर बने, जहां वो गीता, हिंदूवाद, कांग्रेस की राजनीति और अल्पसंख्यकों और जाति से जुड़े सवालों पर विविधता भरे विचारों के साथ आमने सामने होते थे। लेकिन बातचीत की बुनियादी गरिमा उनके दरमियान हमेशा बनी रहती थी। 1940 का दशक आते आते पोद्दार का गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हुआ और इसकी छाया कल्याण में साफ साफ दिखने लगी। यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ महात्मा गांधी के रिश्ते इतने भी खराब नहीं थे। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जिन हनुमान प्रसाद पोद्दार से महात्मा गांधी के खराब रिश्तों का कांग्रेस हवाला दे रही है, खुद 1992 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पोद्दार पर डाक टिकट जारी किया था। नोट करने वाली बात यह है कि तब किसी ने ऐसे इतिहास भूगोल को खंगाला नहीं था। किसी कांग्रेस नेता ने गीता प्रेस और महात्मा गांधी के रिश्तों की दलीलें तब नहीं दी थी। यानी संदर्भ वो स्टीयरिंग व्हील है जिससे तथ्यों की दिशा जहां चाहे वहां मोड़ी जा सकती है और नैरेटिव की गाड़ी को मनचाहे रास्तों पर दौड़ाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ इस मामले में भी होता नजर आ रहा है। मनचाहे तथ्य उठाकर मनपसंद राजनीतिक पिक्चर बनाई जा रही है, लेकिन पूरी पिक्चर कोई नहीं बता रहा। वैसे इस पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी टकराव शुरू हो चुका है। इस पर हम आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। उसके बाद गीता प्रेस पर सत्ता की वो कुंजी जो आपको बताएगी कि गीता प्रेस सनातन संस्कृति का पावर हाउस क्यों है। और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले कहा। ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का और गीता प्रेस नॉन सेक्युलर। अब बताइए, गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, आप एक के बदले 100 करोड़ दे देते, लेकिन गांधी के धर्म की जो अवधारणा थी वो गीता प्रेस की अवधारणा से मेल नहीं खाती। और गीता प्रेस का क्या रोल था, किस तरह की भूमिका थी गांधी जी को लेकर के, इसकी भी समझ नहीं है आपको। गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी, इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ये तो इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। जो अवार्ड दिया जाता है उस पर भी विवाद खड़ा होता है और जो सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं उसका जवाब ये सरकार नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी की और उस परिवार की एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी भी सम्मान को या कुछ किसी को भी ये दुनिया और देश जो है वो स्वीकार करता है, उसको महत्व देता है,
तो उनको लगता है कि ये जो उनका कोई भी सम्मान परिवार के घोंसले से बाहर नहीं होना चाहिए। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है। और अब सत्ता की दूसरी कुंजी खोलने का वक्त है, जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों गीता प्रेस को सनातन परंपरा की लाइब्रेरी कहा जाता है। गीता प्रेस ने हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया है। गीता प्रेस अब तक करीब 90 करोड़ से ज्यादा किताबों का प्रकाशन कर चुकी है। करीब 1800 प्रकार की किताबें यहां से प्रकाशित की जा चुकी हैं। आज भी गीता प्रेस से रोजाना 50,000 से ज्यादा किताबें बिकती हैं। गीता प्रेस में आज भी धार्मिक पुस्तकें 15 भाषाओं में छपती हैं और हिंदी संस्कृत में करीब 800 पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। गीता प्रेस सिर्फ सनातन धर्म की ही कुंजी नहीं है, बल्कि नैतिकता का भी लंबा चौड़ा शब्दकोश है। इसका अंदाजा गीता प्रेस के इस कदम से लगा सकते हैं कि उसने सरकार की ओर से दिए गए गांधी शांति सम्मान को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस सम्मान के तहत जो 1 करोड़ की धनराशि दी जाती है उसे लेने से इनकार कर दिया। यानी गीता प्रेस नैतिकता के जिन रास्तों पर बरसों से चली आ रही है, वो उस पथ पर आज भी कायम है। इतने लंबे समय से गीता प्रेस आध्यात्मिक ग्रंथों और पुस्तक को लोगों तक पहुंचा रही, लेकिन उसने कभी सरकार या किसी संस्था से आर्थिक मदद नहीं ली। देखिए कितनी बड़ी बात है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। कोई मदद, आर्थिक मदद नहीं ली गई सरकार या किसी भी संस्था से। गीता प्रेस में कभी जीवित लोगों की तस्वीरें नहीं छापी जाती, ये उन्होंने कायदा बना रखा है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्रकाशक होगा जो ये दावा कर सके, लेकिन गीता प्रेस में ऐसा है। वहां किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं छपती, विज्ञापन और पुस्तकों की समीक्षा नहीं छापी जाती। ये नियम आज भी लागू है। लागत से 40 से 90% कम कीमत पर किताबें बेची जाती हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। भारत सरकार से कागज पर सब्सिडी नहीं मिलती और सबसे बड़ी खासियत ये कि हर महीने करीब 400 टन कागज पर छपाई होती, यानी कितने बड़े पैमाने पर किताबें पब्लिश की जा रही हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। गीता प्रेस बाजार भाव पर खरीदती है कागज, जो बाजार का भाव होता है उसी पर खरीदा जाता है। गीता प्रेस की छपाई में एक भी अशुद्धि नहीं होती और यह सिलसिला इसी तरह से बदस्तूर जारी है। गलती पकड़ने वाले को इनाम की योजना चलाई जाती है प्रेस की तरफ से। अपने इन्हीं आदर्शों का पालन गीता प्रेस आज भी करती है, इसलिए उसने गांधी शांति पुरस्कार प्रशस्ति पत्र लेने पर तो हामी भरी, लेकिन इनामी राशि लेने पर हाथ जोड़ लिए। यह गीता प्रेस के स्वाभिमान की मिसाल है। ऐसा है कि अब ये जो पुरस्कार मिला है इसके लिए ऐसा कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि सम्मान सबका रह जाए। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार है, तो इसलिए इसके विषय में ट्रस्ट बोर्ड निर्णय लेगा कि इस पुरस्कार में सबका सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करने की बात रहेगी। और अब इस खबर का नजरिया 9। ये सही है कि महात्मा गांधी और गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण के संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार के बीच कुछ विषयों पर मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते थे और दोनों ने ही अपनी मुलाकातों में मर्यादा की रेखा कभी पार नहीं की। राजनीति के खिलाड़ियों ने अपने मनपसंद प्रसंग चुने और अधूरी पिक्चर पेश करते हुए सियासत शुरू कर दी। इसे अर्ध सत्य के साथ उनका प्रयोग ही कहा जाएगा।
चालाकी से संदर्भ का स्टीयरिंग व्हील घुमाकर तथ्यों को एक खास नैरेटिव की दिशा में मोड़ देना सही नहीं। अगर गीता प्रेस की पत्रिका के संपादक और महात्मा गांधी के बीच कुछ विषयों पर असहमति रही है, तो क्या इस आधार पर गीता प्रेस के सम्मान को महात्मा गांधी के हत्यारे के नाम से जोड़ना उचित है? गीता प्रेस की पत्रिका के संपादक का महात्मा गांधी से कुछ विषयों पर मतभेद होने का अर्थ यह नहीं है कि गांधी जी के नाम का पुरस्कार गीता प्रेस को नहीं दिया जा सकता। गीता प्रेस को यह पुरस्कार सनातन की सेवा के लिए दिया गया या शांति और सौहार्द कायम करने के लिए दिया गया, इस पर बहस चलती रहेगी। लेकिन हमें इतना यकीन है कि गीता प्रेस का सम्मान इस देश के लोगों के मन में हमेशा बना रहेगा और गीता प्रेस का यह सम्मान और स्वाभिमान किसी भी पुरस्कार से ऊपर है। और सत्ता में अब बात उस जलन की जिसकी बू हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रही है। जी हां, यह जलन है भारत से, भारत की कूटनीति से, भारत अमेरिका के मजबूत होते संबंधों से और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वाली सत्ता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। भारत और अमेरिका में तो इसकी चर्चा है ही, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चर्चा उस पाकिस्तान में हो रही है जिसका नरेंद्र मोदी की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यह चर्चा कोई आजकल में हो रही। पाकिस्तान में पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा की चर्चा हफ्तों पहले ही शुरू हो गई थी और अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से लेकर प्राइम टाइम डिबेट्स में नरेंद्र मोदी का नाम ऐसे गूंज रहा है जैसे मोदी भारत के साथ साथ पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री हों। हालांकि पाकिस्तान में हो रही चर्चा में डर, असुरक्षा और जलन की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को कवर करने के लिए TV9 भारतवर्ष के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर निशांत चतुर्वेदी पहले ही अमेरिका पहुंच चुके हैं। हमने उनकी रिपोर्ट और पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चल रही डिबेट पर सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिसमें हिंदुस्तान के लिए गर्व और पाकिस्तान की जलन का अच्छा खासा हिस्सा मौजूद है। सत्ता की ये पूरी कुंजी हम आपको दिखाएंगे जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की जलन वाली भावनाओं से करते हैं। वैसे तो भारत में कुछ हो और पाकिस्तान से प्रतिक्रिया ना आए यह संभव नहीं है और अगर मामला प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हो तो पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक इंटरव्यू में जैसे ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा से नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर प्रतिक्रिया मांगी गई, वो खुद को रोक नहीं पाए। अमेरिका से लेकर भारत की नीति तक बताने लगे। सबसे पहले उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका के भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने से हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर इससे पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है तो। लेकिन ख्वाजा आसिफ इतने पर रुके नहीं। इसके बाद वो ये भी बताने लगे कि अमेरिका भारत को इतना भाव क्यों देता है। उन्होंने कहा, भारत 1.3 अरब से ज्यादा लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया में हर जगह बड़ी अर्थव्यवस्थाएं उन्हें भागीदार बनाना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, ये एक कमजोर अर्थव्यवस्था है। चलिए, कम से कम उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान भारत की तुलना में कहीं नहीं। और ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं, उसमें उन्हें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि पाकिस्तान को नुकसान उनकी खुद की आतंकवाद फ्रेंडली नीति से हो रहा है, भारत से नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान के मंत्री के दिमाग में नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा है, उसकी तरह से वहां के मीडिया चैनल्स पर भी नरेंद्र मोदी की ही चर्चा है और अलग अलग चैनलों पर डिटेल में डिस्कशंस हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस अमेरिकी दौरे में 22,000 करोड़ रुपए के आर्म ड्रोन्स और 350 लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने की तकनीक अमेरिका से खरीदने की डील करेंगे। जो ड्रोन लिए जाएंगे उन्हें खास तौर पर चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए तैनात किया जा सकेगा। MQ-9B ड्रोन MQ-9 रीपर का वेरिएंट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुश्मन को इसके आने जाने की भनक तक नहीं लगती। इस डील से न सिर्फ भारत को यह हथियार मिलेंगे बल्कि टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिससे भारत में इसकी असेंबलिंग हो पाएगी। इसके अलावा 3 दिनों की यात्रा में नरेंद्र मोदी 7 अहम बैठकें भी करने वाले हैं। 21 जून को ही पीएम मोदी के लिए बाइडेन फैमिली का प्राइवेट डिनर होगा। 22 जून को पूरा व्हाइट हाउस भारत के सबसे बड़े नेता का वेलकम करेगा।
व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिका पीएम मोदी को 21 तोपों की सलामी देगा। उसी दिन साउथ लॉन्स में भव्य स्वागत समारोह होगा और रात में उनके सम्मान में स्टेट डिनर होगा। 23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री ब्लिंकन प्रधानमंत्री मोदी के लिए लंच की मेजबानी करेंगे। पीएम मोदी 23 जून को अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन को संबोधित करेंगे। ऐसा दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी ऐसा करने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। इन सब के अलावा अमेरिका के अलग अलग राज्यों के गवर्नर्स और सांसद पीएम मोदी का वेलकम कर रहे हैं। अब जब अमेरिका में इतना भव्य कार्यक्रम है, वहां के सांसद तक पहुंच चुके हैं, तो इस खास मौके पर टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी वहां मौजूद है। टीवी 9 भारतवर्ष के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर निशांत चतुर्वेदी ने अमेरिका में बसे भारतवंशियों से बात की और जानने की कोशिश की कि वो पीएम मोदी के वेलकम के लिए क्या कर रहे हैं। ये जो चीजें हम देख रहे हैं, ये मोदी जी का इंतजार न्यूयॉर्क के कोने कोने में, अगर मैं कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोदी जी का स्वागत हमारे दिल से होगा। मोदी जी हमारे दिल में हैं। सब मोदी जी आपको स्वागत की क्या जरूरत है, सारा विश्व आपको जानता है। हम तो तुच्छ लोग हैं, लेकिन आपको दिल से मोदी साहब वेलकम टू USA again and again, and make proud for all of us by doing our India number one. Modi, 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 Modi. हिंदुस्तान को आज जो मकाम पे मोदी जी लेके गए हैं, पूरे दुनिया भर में, वो उनकी एक कड़ी मेहनत है। मोदी, 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 मोदी. वो अच्छा काम करते हैं, सबको पता है, and everybody knows that India needs Modi and he is doing great job. मोदी जी भारत के लीडर नहीं है, पूरे विश्व के लीडर हैं और न्यूयॉर्क में हम मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। मोदी, 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 मोदी. तो अमेरिका का नजरिया भारत के प्रति बदल रहा है क्या? अमेरिका का नज़रिया, हाँ, डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट में तो बहुत इंक्रीज़ हुई है। सो अभी नेक्स्ट ईयर्स में इकोनॉमी तो इंडिया की ग्रोथ दिखा रहा है। तो देखा आपने कितना जोश है इंडियन डायस्पोरा में। सत्ता में अगली खबर, असल में खबर कम सवाल ज्यादा है। जरा सोचिए, आप नई गाड़ी लेकर आएं और सामने आते ही अगर कोई उसकी लाइट तोड़ दे, शीशा फोड़ दे, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है आप क्रोधित होंगे और उसको कोसेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपनी चीज के प्रति यह भावना हर व्यक्ति में होती है, लेकिन देश की सार्वजनिक संपत्ति या नई ट्रेन को लेकर बहुत से लोगों में यह भावना नहीं होती और उन्हें उसे नुकसान पहुंचाने और पत्थर फेंकने में एक कुंठा से भरी हुई संतुष्टि मिलती है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की प्रीमियम हाई स्पीड ट्रेन है और जब से यह लॉन्च हुई है तब से कई बार इस पर पत्थरबाजी करने और इसे नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हो चुकी हैं। एक बार फिर ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई। दिल्ली से देहरादून जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर कल रात पत्थर फेंके गए। पथराव वंदे भारत एक्सप्रेस के E1 कोच पर हुआ। ट्रेन के शीशों पर खरोच के निशान आए। अच्छी बात यह रही कि किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे। कभी आपके मन में यह सवाल उठा है कि आखिर ये कौन से लोग हैं, ये कहां से आते हैं, जिन्हें देश की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर मजा आता है? आखिर इस ट्रेन ने किसी का क्या बिगाड़ा है? दिक्कत किससे है, ट्रेन से या देश के बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की तरक्की से? इसी महीने 5 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने वाली। सरकार का टारगेट है कि 15 अगस्त तक देश में 75 वंदे भारत शुरू हो जाएं। लेकिन ये चमचमाती ट्रेनें कुछ लोगों की आंखों में चुभ रही। वो इस पर अंधाधुंध पत्थर चला रहे हैं। एक और हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे देश में मॉडर्न सुविधा वाली ट्रेन नहीं, और जो हैं उन पर पत्थर फेंकते हैं। ऐसे लोगों की मानसिकता के बारे में आज बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि वंदे भारत पर इस तरह से पत्थरबाजी हुई। 2019 के ट्रायल से लेकर अब तक बार बार वंदे भारत पर हमले हुए हैं और लोग हैं कि मानते नहीं।
सरकारी संपत्ति और खास तौर पर रेलवे की संपत्ति को तरह तरह से नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर आंकड़े देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर अब तक 210 से ज्यादा बार पत्थरबाजी हो चुकी है। 2019 में जब पहली वंदे भारत चली थी तो पत्थरबाजी के 28 मामले दर्ज हुए थे। 2023 में अप्रैल तक में 93 केस दर्ज हुए, जिसमें 63 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर देखें तो अब तक 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो फ्लैगशिप ट्रेन है, जो अपने पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही है, सब जगह इसकी चर्चा हो रही है, उस पर देश में ही कुछ खुराफाती तत्व जो हैं वो उस पर स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है ये तो वही अच्छा बता सकते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। ये मतलब पब्लिक एक्सचेकर का पैसा है, आपके और हमारे टैक्स के जो मनी है उसी से इन चीज़ों का मतलब भरपाई होती है, उनका रिपेयर वर्क भी जो होगा उसी से होगा। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम इसी के साथ खत्म हो गया है। फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।